गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सोशल साइंस के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो सोशल साइंस तुम लोगों को जैसे पता है कि 4 उसमें खंड होते हैं। एक होता है हिस्ट्री, एक होता है जियोग्राफी, एक होता है इकोनॉमिक यानी जिसे आर्थिक कहते हैं, और एक और होता है उसमें जिसे हम लोग कहते हैं हम लोगों की पॉलिटी। और 4 हमारे खंड हैं सोशल साइंस के। 4 खंड में से आज हम लोग पहला खंड हिस्ट्री यानी कि इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। और इस इतिहास में हम लोग पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट करेंगे। अब फ्रांसीसी क्रांति हम लोग जब समझेंगे तो सबसे पहले हम इतिहास को थोड़ा समझते हैं। अब इतिहास जो हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए मेन 3 या 4 धाराएं, मेरे हिसाब से 4 धाराएं हैं। अब समझो तुम लोग, इस पे बात ध्यान मत दो, अब तुम लोग समझो। इतिहास को समझने के लिए हमारे पास 4 धाराएं हैं। पूरा इतिहास को अगर तुम्हें समझना है तो सिर्फ और सिर्फ इन 4 धाराओं को तुम्हें समझना पड़ेगा। एक, राजनीतिक परिवर्तन कैसे होता है, राजनीतिक परिवर्तन। और दूसरा होता है समाज में कैसे परिवर्तन होता है, जिस लोग को हम लोग कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। तीसरा होता है आर्थिक परिवर्तन। और चौथा तुम लोगों का होता है सांस्कृतिक परिवर्तन। इतिहास को सिर्फ डेट और टाइम याद करने से नहीं होगा। इतिहास में तुम लोगों को ये 4 चीजें हमेशा देखनी पड़ेंगी कि मान लो कि राजनीतिक परिवर्तन कैसे हो रहा है। दूसरी बात है उसमें फिर राजनीतिक के हिसाब से सामाजिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, समाज में जैसे परिवर्तन होता है। तीसरे हिसाब से हमें आर्थिक परिवर्तन कैसे होता है, और चौथे स्टेप होती है सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होता है। अगर तुम ये चारों चीजें, हर एक चैप्टर में से हमें यही 4 चीजें निकालनी होगी, और इन्हीं 4 चीजों को निकाल के हम पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ये पहले 4 नोट कर लो, हम इसे आगे इसका इस्तेमाल करेंगे और तुम लोगों को पता चलेगा हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नोट करो। तो तुम लोगों को सोच रहे होगा कि आज हिस्ट्री का चैप्टर था और ये मैप क्यों है। तो मैप के जरिए हम लोग जानेंगे कि फ्रांस आखिर स्थित कहाँ है। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग पहले जानेंगे कि फ्रांस कहाँ है। अच्छा, ये फ्रांस से पहले हमें कुछ चीजें और जानना है। ये जो तुम्हें मैप दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड मैप है, और पूरे वर्ल्ड मैप में 7 महाद्वीप हैं, और इन 7 महाद्वीपों को तुम्हें जानना बहुत आवश्यक है। जिसमें हमारा ये जो महाद्वीप दिख रहा है तुम्हें, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये है हमारा दक्षिण अफ्रीका। ये अच्छा पूरा दक्षिण अफ्रीका नहीं है, ये महाद्वीप को हम अफ्रीका कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका इधर साइड है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। और ये ऑस्ट्रेलिया, अब देखो 1 2 3 4, और ये अंटार्कटिका ये नीचे है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 हो गए। इसके बाद ये तुम्हें जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये बड़ा सा हिस्सा, इसमें इधर साइड से आधा, इधर साइड से आधा, इतना हिस्सा, इधर वाला जो हिस्सा है वो आता है एशिया में, और इधर वाला जो हिस्सा है वो आता है यूरोप। तो कितने महाद्वीप मिले तुम्हें? 7 के 7 महाद्वीप मिल गए। कितने? 1 उत्तरी अमेरिका, 2 दक्षिणी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, 5वां एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां अंटार्कटिका। तो कुल मिला के हमारे 7 महाद्वीप हैं। लेकिन जब हमें हिस्ट्री में पढ़ना है तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। ज्यादातर चैप्टर तुम्हारे 9th की हिस्ट्री में यूरोप के बारे में। अब हम जरा यूरोप के अंदर देखते हैं कि यूरोप के अंदर फ्रांस हमारा कहाँ पे स्थित है।
ठीक है, तो देखो यूरोप का ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा यहां से और जरा इतना हिस्सा अगर हम काटें निकालें तो यही हमारा फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। ठीक है, और इसके बाद ये तुम्हारा हिस्सा फ्रांस है। पहली बात तुम्हें 2-3 देशों पे ध्यान रखना पड़ेगा, और उनमें एक देश है फ्रांस और दूसरा देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। देखो कहां पे है ये, इसे हम जरा मिटाते हैं। और ऑस्ट्रिया हमारा इधरी साइड पे है, इधर कई देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रिया। अभी इसका हम संबंध देखेंगे क्या हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश है। ठीक है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, और ये जो लंबा लंबा दिख रहा तुम्हें, ये इसका नाम है इटली। ये इटली देश है। 3 देशों की लोकेशन पता होनी चाहिए तुम्हें, फ्रांस की, ऑस्ट्रिया की, इटली की, और ये चौथा है इंग्लैंड। तो ये 4 देश तुम्हें समझ में आए। इंग्लैंड अलग है, ऑस्ट्रिया इधर है, फ्रांस इधर है, इटली इधर है। देखो बच्चों, ये चारों देश हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि जब हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो इन चारों देशों का हमारा यूज होगा, तब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये देश कहां है, कौन सा है। क्या इतनी बात समझ में आई? इन चारों देशों को याद रखोगे, इंग्लैंड को, फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को, इटली को, और ये हमारा अमेरिका है। ठीक है, ये हमारा अमेरिका है। एक बार और नजर डालो, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, ये इटली है, ये इंग्लैंड है, और ये अमेरिका है। अभी इनके आसपास ही हमारी फ्रांसीसी क्रांति घूमेगी, और ये यूरोप है। कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। यूरोप पूरा ये है। जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जो वेल्दी देश हैं, वो सारे के सारे यूरोप में आते हैं। सारे के सारे देश कहाँ आते हैं? यूरोप में। जितने भी फेमस देश तुमने नाम सुने होंगे वो ज्यादातर यूरोप में। अच्छा, यूरोप कैसे प्रभावित हुआ ये तो हम फ्रांसीसी क्रांति में जानेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन ये लोकेशन तुम्हें याद हुई, रिमेंबर रखोगे, ध्यान में रखना इसे। ठीक है, अब अच्छा इस चीज को हम जरा रफ करते हैं। अब हम अपने चैप्टर पे थोड़ा अग्रसर होंगे, तो इतना मैप हम अभी रफ नहीं करेंगे, बाकी मैप हम रफ कर रहे हैं। तुम्हें अपना देश पता है, ये इंडिया है, ये तो पता ही होगा, ये इंडिया है, और इंडिया से हम इतनी दूर फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, और वो भी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, और ये हमें पता चलेगी फ्रांस की क्रांति पढ़ते समय। तो इसको हम रफ करते हैं। अभी ये बाकी हिस्सा मिटा दे रहे हैं, और बाकी हिस्सा, इतना हिस्सा हम रहने देंगे। अफ्रीका भी मिटा दे रहे हैं, और यूरोप सिर्फ रहने देंगे, जिससे अभी तुम्हें समझ में आएगा कि इसका इंपोर्टेंट क्यों है। अच्छा, चैप्टर अब हमारा असल में स्टार्ट होगा, और नाम है फ्रांस की क्रांति। कुछ किताबों में फ्रांसीसी क्रांति लिखा है, तो कोई बात नहीं, बात वही होती है। फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांस की क्रांति मतलब वही है, अर्थ वही है, सब कुछ सही है। फ्रांस की क्रांति चैप्टर का नाम है, तो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि क्रांति का मतलब ही क्या होता है। जो क्रांति वर्ड है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमें अपनी क्रांति के बारे में पता होना चाहिए कि क्रांति का मतलब क्या है। तो देखो, क्रांति, देखो परिवर्तन तो हिस्ट्री में होते रहते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, स्लोली परिवर्तन होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी घटना हो जहां से परिवर्तन अकस्मात हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? अकस्मात परिवर्तन मतलब जल्दी, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए, उस घटना को ही हम लोग क्रांति कहते हैं। तो अगर क्रांति का पूछा जाए क्रांति क्या है, तो अपनी कॉपी खोलो और उस पर लिखो। सबसे पहले डालो क्रांति क्या है, पहले चैप्टर का नाम डालो, और मैप तुम लोगों ने बनाया नहीं होगा, हमने मिटा दिया, तो ये घर पे जाके ये वीडियो देख के बना लेना, घर पे सही इस मैप को बना लेना। इतना ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले डालो क्रांति क्या है, लिख लिया होगा। हाँ,
लिखो लिखो क्रांति का आशय है, लिखो क्रांति का आशय मौलिक कौमा अकस्मात, क्रांति का आशय मौलिक कौमा अकस्मात एवं तेज गति से होने वाले परिवर्तनों से है जो वस्तु में आमूल परिवर्तन को जन्म देता है, तो क्रांति का मतलब एकदम तेजी से जब परिवर्तन होता है, कोई ऐसी घटना होती है जब परिवर्तन तीव्र गति से हो, अकस्मात हो। अकस्मात मतलब होता है कि एकदम पता नहीं अचानक हो गया परिवर्तन, उसको कहते हैं अकस्मात। तो इस परिवर्तन को कहते हैं क्रांति। तो क्रांति, कई क्रांतियां हुए, फ्रांस की क्रांति हुई और कई चैप्टर में तुम्हें क्रांति मिलेगी। इंडिया में भी क्रांति हुई थी, जिसे हम लोग पढ़ेंगे 10th में 1857 की क्रांति की, वो खैर आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोगों को पता चल गया क्रांति क्या है। तो फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ जो क्रांति वहां हुई? फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ जो वहां पर क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसको चलो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रांस में क्रांति होने से पहले फ्रांस में था क्या क्या। अब फ्रांस तुम्हें दिख रहा है, इसी फ्रांस की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्रांस में जब उसका समाज था वो 3 एस्टेट में डिवाइड था। समाज, वहां का समाज जानते हो? समाज का मतलब होता है हमारे आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनमें भी डिवीजन होता है। हम लोग कहते हैं ना मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, ये वो हाई सोसाइटी के लोग हैं। इसी प्रकार से उनका भी समाज था, वो 3 प्रकार से डिवाइड था। उनका समाज कितने प्रकार से डिवाइड था? 3 टाइप से। और वो 3 टाइप क्या है? तो ये देखो, जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 टाइप से डिवाइड था, और इन तीनों को जरा इधर देखो, हम इधर लिख दे रहे, बाद में इधर लिख देंगे। ये था प्रथम एस्टेट, इसके नीचे आता था द्वितीय एस्टेट, इसके बाद आता है तृतीय एस्टेट। देखो प्रथम स्टेट में कौन होता था? प्रथम स्टेट में होते थे पादरी। यह पादरी वर्ग होता था। पादरी शब्द से आशय है चर्च में रहने वाले जो लोग, हमारे मंदिरों में जो पंडित नहीं होते हैं, पंडित लोग, वैसे ही चर्चों में पादरी रहते हैं। तो वो पादरी वर्ग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दूसरा, अभी हम बताएंगे पादरी क्यों इतना प्रभावित हुए, इतने जो फर्स्ट स्टेट में आए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन अभी इन्हें देख लें। दूसरे वर्ग में थे कुलीन वर्ग, और तीसरे में थी शेष लोग, जो भी बचे थे, बचे कुचे लोग, वो इसमें। अब मजे की बात जरा समझना कि ये 3 स्टेट, पहले अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या है, लिखते रहते हैं, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आएगा कि ये तीनों पूरी फ्रांसीसी क्रांति में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाए। अच्छा, अब तुम लोग जरा देखो, इसमें इधर हम लिखते हैं थोड़ा और जानते हैं कि हमने क्या लिखा है। प्रथम स्टेट, और इसमें कौन लोग आते हैं तुम लोगों को पता है? पादरी लोग आते हैं,
पादरी वर्ग। इसके नीचे था, इसके नीचे मतलब सेकंड क्लास लोग, वहां थे द्वितीय स्टेट। और इसमें आते हैं हम लोगों के कौन से लोग, इसमें कह सकते हैं हम लोग आते हैं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग ये द्वितीय। इसके बाद आता है तृतीय। तृतीय स्टेट। अच्छा, द्वितीय और प्रथम तो तुम लोगों को स्पष्ट हो गया। अच्छा, कोई क्वेश्चन हुआ करे तो तुम लोग पूछ लिया करो, ऐसे सुनते मत रहा करो। एक हैंड अप करना है तुम्हें, और हम जब तुम्हें इजाजत दें तब उठ के खड़े होके पूछ लेना है। तो पहले पादरी वर्ग समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। पादरी वर्ग समझ में आया? यस सर। और कुलीन नहीं समझ में आया होगा। कुलीन क्या होता था उस समय, अब हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अगर कुलीन समझाना है ध्यान से, तो इतना पीछे नहीं जाते हैं। कुलीन समझ लो ऐसे लोग थे जो किसान लोग थे, ये समझ लो जमींदार के रूप में ही लोग थे जो किसानों का शोषण करते थे और उनसे भी टैक्स वैक्स लेके अपने उनके जो उनका श्रम था उनसे अपना फायदा उठाते थे। पादरी लोग भी फायदा उठाते थे अपना, कुलीन लोग भी अपना फायदा उठाते थे। घाटा में ये वाला तृतीय स्टेट था। और तृतीय स्टेट में कौन कौन थे? तो तृतीय स्टेट में आते थे जैसे कि बड़े व्यापारी हुए, बड़े बड़े व्यापारी हुए, और अदालती कर्मचारी हुए, वकील हुए। चलो लिख ही देते हैं इसे। जैसे कि इसमें है, एक क्लास होती थी बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील। अच्छा, ये जो था इसमें भी तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको भी। जैसे थर्ड स्टेट था, इसको भी तीन टाइप से बांटा जा सकता था। पहले में ये लोग आ गए, दूसरे में क्या, दूसरे में किसान और कारीगर आ जाएंगे, किसान और कारीगर। अभी थोड़ा लिखना है तुम्हें, अभी हम सब चीज स्पष्ट कर दें, एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगी तीनों चीजें तुम्हारे सामने। और इसके नीचे जो थे वो थे हाँ छोटे किसान, मजदूर भी आ जाएंगे, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकर, रख लो नौकर। नोट कर लिया? अब जरा दिमाग से इसे समझ लो। तब तुम्हें लगेगा फ्रांस ने क्रांति क्यों की, जरा समाज ही इसका ज्यादातर उत्तरदायी होता है। नोट हो गया? थोड़ा रह गया। करो स्पीड से करो, हाथ चलाओ। हो गया। हो गया? सबका हो गया? ओके सर। चलो देखो, हो गया? देखो, अब देखो यहां राजा भी है, राजा है, ठीक है। अब देखो इन लोगों की क्या दुर्दशा थी, ये तुम लोग समझोगे इधर से। इन लोगों की दुर्दशा क्या थी जरा समझना। देखो, जो पादरी लोग थे प्रथम वर्ग, ये इनसे टैक्स लेता था किसानों से। जो पहला वर्ग था पादरी वर्ग, ये इनसे एक टैक्स लेता था धार्मिक कर, क्योंकि पादरी तुम्हें लगता है चर्च में रहते हैं, और चर्च में रहते हैं तो वो धर्म कर्म के नाम पे भी एक टैक्स लेते थे। और वो जो टैक्स लेते थे, वो जो
टैक्स लेते थे उसको कहते हैं टाइड। टाइड नाम का टैक्स लेते थे कौन? पादरी लोग। किनसे? किसानों से। तुम्हें लग रहा है किसानों से ही लेते बाकी लोग? फ्रांस में जो 80% जनता थी वो कौन थी? किसान थी। उस समय फ्रांस में 80% जनता किसान थी। तो ये किसानों पे टैक्स लेते थे कौन? पादरी वर्ग। और दूसरी बात सुनो, जो द्वितीय वर्ग के कुलीन वर्ग थे, द्वितीय वर्ग के जो कुलीन वर्ग थे ये भी टैक्स लेते थे इन्हीं से, किसानों से ही। और वो टैक्स था सामंती कर। बात समझ में आई? पादरी वर्ग भी टैक्स लेता था और कुलीन वर्ग भी टैक्स लेता था, और तीसरा टैक्स लेता था राजा। एक जो प्रत्यक्ष कर लेता, दो कर होते हैं, एक तो होता प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स दे दो, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर जो छोटी मोटी सामान खरीदते हैं हम लोग। देखो, एक तो तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है हम लोगों से, लेती है टैक्स, वो सीधे जाता है। और एक होता है जो हम साबुन खरीदते हैं, जो हम और बिस्कुट पैकेट खरीदते हैं, इस पे भी गवर्नमेंट का टैक्स लगा होता है। ये टैक्स कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। और एक जो डायरेक्ट हम देते हैं उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। बात समझ में आई? तो दो प्रकार के कर लेती थी, राजा भी लेता था। एक कर था प्रत्यक्ष कर, और इस कर को हम टाइल कहते थे, टाइल। याद रखना, वो टाइल था, ये टाइल है। और अप्रत्यक्ष कर भी राजा लेता था। जरा सोचना तुम लोग, इनकी दयनीय दशा सोचना। ये भी वर्ग इनसे टैक्स ले रहा है, ठीक है, दूसरा वर्ग भी इनसे टैक्स ले रहा है, और राजा भी इनसे टैक्स ले रहा है। इनसे कोई टैक्स राजा भी नहीं लेता था। ये इनके विशेषाधिकार थे। तो सबसे बेचारा दबा हुआ वर्ग कौन सा है? किसान। क्या ये पूरा हो गया थर्ड स्टेट? तीसरा स्टेट है, ये सबसे दबा हुआ है। यहां पे देखो, ये भी टैक्स ले रहे हैं, ये भी टैक्स ले रहे हैं, और इनको भी देना पड़ रहा है। ये बेचारे इन लोगों की मजबूरी है। अच्छा, ये तुम्हें समझ में आ गया हिस्सा? अब इसके बाद देखो क्या हुआ। क्रांति की शुरुआत अभी जस्ट हो रही है। अभी तुम लोगों को एक जोरदार कहानी सुनने को मिलेगी। कहानी के रूप में जब हम बताएंगे क्रांति कैसे हुई और कैसे फैली, उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि तीनों स्टेट क्या थे और कौन सा कर कौन ले रहा था और किस पे ले रहा था। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, इसी बीच चौथा वर्ग भी गोते मार रहा था, उमड़ रहा था, और इस वर्ग का नाम था मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग को हम जरा इधर लिख रहे हैं क्योंकि यही हमारा आएगा और क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। जो चौथा वर्ग उमड़े मार रहा था ये था मध्यम वर्ग, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। अब देखो क्या था, ये लोग कौन थे? ये लोग वो लोग थे जो इनके पास पैसा आता था, और ये आता था विदेशी व्यापार से। विदेशी, ये लोग विदेशी व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? तो ये लोग विदेशी व्यापार करते थे रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों का। अब रेशमी और ऊनी वस्त्रों का व्यापार करते करते इन्होंने कमा लिया पैसा। और जब इनके पास पैसा आ गया, और ये लोग, पहली दूसरी बात ये है कि ये लोग पढ़े लिखे भी थे। इनमें व्यापारी ही नहीं थे, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर्स भी इसी ग्रुप में आते थे। और ये लोग पढ़े लिखे भी थे, ये लोग पढ़े लिखे भी थे। और राजा अपने आप को कहता था कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। समझो, राजा अपने आप को देवी शक्ति से परिपूर्ण मानता था, कहता हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। और ये पादरी तो अपने आप को भगवान का सेवक मानते थे और टैक्स लेते थे जबरदस्ती। ये वर्ग भी कम नहीं था, ये भी धड़ाधड़ शांति कर ले रहा था। इन विचारों की हालत बड़ी ही खस्ता हो चुकी थी।
अब मध्यम वर्ग जैसे उमड़ रहा था तो ये विदेशी व्यापार करके इसने भी पैसा कमा लिया, लेकिन सामाजिक स्थिति इसकी निम्न ही थी। अभी समाज में इसका जो दर्जा था वो अति पिछड़ा हुआ था, निम्न ही था इसका। अब देखो क्रांति कैसे कैसे आगे बढ़ेगी। अब देखो क्या हुआ। अब जरा राजा के बारे में बात करते हैं। फ्रांस का उस समय राजा कौन था, ये नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया। चिंता मत करो, अभी हम लिखाएंगे, अभी हम तुम्हें सिर्फ समझा रहे हैं। अभी जब हम लिखाएंगे तो पूरा लिखाएंगे, अभी सिर्फ तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझना है। आज हमें क्रांति की एक झलक, हल्की सी झलक लेनी है, फिर हम लिखते हुए काम करेंगे। मेन हिस्सा तुम्हें ये है, ये अगर समझ में आया तो बोलो, इसमें अगर किसी को कहीं दिक्कत है तो वो बोले। देखो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और थर्ड स्टेट जो था, ये बेचारे दबे हुए थे, इनसे कई प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, राजा भी टैक्स ले रहा था। देखो अगर इसकी कहानी पे जाएं तो ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। कहानी लंबी का मतलब, कहानी लंबी का मतलब है कि जैसे हम लोग पहले ग्रीक साम्राज्य और रोमन साम्राज्य से ही ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम उतना पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति पर रहेंगे और फ्रांसीसी क्रांति ही समझेंगे। इतना हिस्सा समझ में आया। चौथा वर्ग आने लगा था जो अपने आप को बेहतर स्थिति में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। अब देखो राजा के बारे में जरा बात करते हैं। तो राजा क्या था। एक राजा आता है, नाम था लुई 16, लुई 16 जिसे कहते हैं हिंदी, नाम था इसका लुई 16। अच्छा तुम्हें अच्छी बात पता है, तो इससे पहले का जो राजा था उसका नाम था लुई 15। उससे पहले लुई, कभी कभी देखो लुईस भी कह देते हैं, लुई भी कहते हैं, तो तुम्हें अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करना है। तो लुई 14 इसके पहले था, फिर 15 आया, फिर 16 आया। लुई 14 बहुत ही ज्यादा तानाशाह था, लुई 15 उसके बाद कम, और ये तानाशाही अपनी दिखा रहा था, लेकिन इसके पास उतनी शक्ति बची हुई नहीं थी। तो समझो ये राजा बनता है 1774 में। अभी सारे कड़ियां जुड़ेंगी एक से एक। लुई 16 राजा बनता है 1774 ईस्वी में। अच्छा इसकी एक रानी भी थी, और रानी का नाम था मेरी एंटोनेट, मेरी एंटोनेट। और इसकी शादी कहां हुई थी, इसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया से। यानी रानी कहां की रहने वाली थी, ऑस्ट्रिया की। समझ में आया। और दोनों इतने विलासितापूर्ण रहते थे, इन्हें अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। भाड़ में जाए, हमें टैक्स आता रहे और हम विलासितापूर्ण जीवन जीते रहे, मजे में रहे। यही हाल पादरियों का था। वो भी धर्म के नाम पे इतना टैक्स ले रहे थे कि वो भी अपना विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। अच्छा अगर पादरियों की ही बात की जाए तो उस समय लगभग 6000 पादरी थे, और जो कि जिनकी इनकम थी 10 करोड़ लिब्रे। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। तो इतनी सालाना इनकम ये लोग कमाते थे पादरी, और अपना चैन से जीवन जीते थे, मजे से परे परे खाते थे। बात समझ में आ रही है। थोड़ी थोड़ी अब दिमाग में झलकियां बन रही होंगी। अच्छा यानी कि इनका जीवन और इनका जीवन बड़ा शानदार था, लेकिन इनका जीवन बहुत बुरा था। एक टाइम रोटी जुटाना भी मुश्किल था इन लोगों के लिए। अच्छा राजा बनता है लुई 16 1774 में, और रानी होती है इसकी मैरी एंटोनेट, और इसकी शादी थी ऑस्ट्रिया से। और राजा अगर 10 कदम था, रानी 20 कदम थी। रानी और ज्यादा शान शौकत से रहती थी, ऐसो आराम से। विलासितापूर्ण जीवन दोनों था, दोनों मजे से रहते थे, जनता की कोई चिंता नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में क्रांति तो होगी भाई। अब वो कैसे हुई ये तुम्हें जानना है। इतना हो गया।
थोड़ा राजा के बारे में जान लिए तुम लोग। अभी हम ये सब कुछ लिखाएंगे, अभी तुम लोगों को जितना बोर्ड पे लिख रहे हैं उसे लिखते रहो। अभी हम नोट्स की तरह बिल्कुल लिखाएंगे, तो इसकी चिंता नहीं करनी तुम लोगों को। अब जरा समझो, जब क्या हुआ, अब फ्रांस की स्थिति थोड़ी कमजोर होने लगी। कमजोर क्यों होने लगी? देखो, फ्रांस की आर्थिक स्थिति जानते हो? आर्थिक मतलब होता है कि उसके पास पैसा टका, जो वेल्थ होती है उसकी, वो कैसे कम। अगर किसी राजा के पास समृद्धि ज्यादा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो अपना सेना भी अच्छे से मैनेज कर सकता है, अपने राज्य भी अच्छे से मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तब वो ना राज्य सही से चला सकता है, ना ही सेना को सही से रख सकता है। क्योंकि अगर सेना रखेगा तो उसे स्पेंड करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा सेना पे। तो ये दिक्कत है। अब जानो, इंग्लैंड और फ्रांस की ठनी रहती थी आपस में। बात समझ में आ रही है? इंग्लैंड और फ्रांस की ठनी रहती थी। अब क्या हुआ कि उस समय इंग्लैंड का, समझो अमेरिका इंग्लैंड के अधीन था। अमेरिका जो आज का अमेरिका है, वो उस समय इंग्लैंड के अधीन था। और अमेरिका भी क्या कर रहा था? अमेरिका इंग्लैंड से अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। यानी अमेरिका भी इंग्लैंड से लड़ रहा था। तो इन्होंने कहा दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। बात समझ में आई? फ्रांस ने कहा इंग्लैंड का दुश्मन है अमेरिका, तो अमेरिका हमारा दोस्त हुआ, हमें अमेरिका की मदद करनी चाहिए। तो इंग्लैंड के गुस्से में इसने अपनी सेना अमेरिका भेज दी, अमेरिका वालों की मदद करने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसने अपनी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध भेज दी। कहां? अमेरिका में, अमेरिका वालों की मदद करने के लिए। लेकिन इसने अपनी जेब का खर्चा देखा ही नहीं। अगर इसका खजाना पहले से ही खाली चल रहा था और ज्यादा खाली हो गया, कब? जब इसने पूरी की पूरी अपनी सेना भेज दी। लड़ो जाके, मजा करो जाके। दूसरा क्या हुआ कि सन 17, ये बात है 1788 की, तब क्या हुआ? फ्रांस में पड़ गया अकाल। अकाल जानते हो तुम लोग? बारिश हुई कम तो पैदावार हुई कम और अकाल पड़ गया। सेना बेच चुके थे, अकाल भी पड़ गया, घाटा आने लगा। एक साल क्या हुआ? वर्षा बहुत ज्यादा हो गई, तब फसल बर्बाद हो गई। एक साल क्या हुआ? वर्षा कम हुई, तब फसल बर्बाद हो गई। अब फसल बर्बाद तो काम खराब। तीसरी चीज क्या हुई उसी समय कि फ्रांस की देखो, एक तो जनसंख्या ही देख लो, पहले 2.3 करोड़ थी, 2.3 करोड़ थी, और ये 50 साल, लगभग 50 साल में ये 2.8 करोड़ हो गई। यानी जनसंख्या बढ़ गई, उत्पादन कम हो गया, अकाल हुआ और युद्ध के लिए भेज दिया सेना को। यानी इन्होंने खर्च किया खूब, इधर जनसंख्या बढ़ गई, यानी अब उत्पादन कम हुआ और खर्चा करने वाले लोग ज्यादा आ गए। बात समझ में आ रही है? उत्पादन कम हुआ और खर्चा करने वाले लोग आ गए ज्यादा। और जब खर्चा करने वाले लोग ज्यादा आ गए, तो अब दुकानों में महंगाई आएगी, क्योंकि सामान उनके पास कम है और लेने वाले ज्यादा हैं, तो दुकानदार फायदा उठाएंगे, और उन्होंने उठाना स्टार्ट कर दिया। अब समझो, अब क्रांति धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली। अब क्रांति कैसे कैसे देखो, धीरे धीरे, कभी कभी छोटी घटना एकदम क्रांति बन जाती है और पता भी नहीं चलता लोगों को। यही हुआ था फ्रांस में। तो राजा और ये जो वर्ग थे, ये अपना ऐशो आराम में तनिक भी कटौती चाहते नहीं थे। तो राजा, यानी इसने राजा ने, इनसे भी कैसे हमें मिलने लगे तो हमारी जो आर्थिक कंगाली आई है वो कम हो जाए। यानी उसने, राजा ने सोचा कि इनसे भी थोड़ा हमें क्या हो मिल जाए। लेकिन ये करने देंगे ऐसा? ये नहीं करने देंगे। और ये नहीं करने देंगे तो इन्होंने, राजा ने इन पे सोच रहा था, तो इन्होंने पुरजोर विरोध किया, बहुत विरोध किया। अच्छा, एक उस समय पार्लिमा नाम का न्यायालय था, पेरिस का न्यायालय था, उसे पार्लिमा कहते थे। क्या कहते थे?
पार्लेमा कहते थे। अभी तुम सिर्फ कहानी सुनो, हम इसके बाद लिखाने का काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। पेरिस का एक न्यायालय था, उसे पार्लेमा कहते थे। इन लोगों को पता चला कि राजा हम पे भी विशेषाधिकार, हमारे विशेषाधिकार कम करने वाला है, टैक्स लगाने की सोच रहा है हम पे। इन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे। इन्होंने खूब विरोध किया। अच्छा, इस समय फ्रांस में राजा अपनी इच्छा से टैक्स नहीं लगा सकता था। राजा अपनी इच्छा से टैक्स नहीं लगा सकता। उसके लिए उसे तीनों स्टेट्स की एक सभा बुलानी पड़ती थी, और उस सभा में डिसाइड होता था कि राजा टैक्स लगाए या ना लगाए। बात समझ में आ रही है कि राजा को क्या करनी पड़ेगी, एक सभा बुलानी पड़ेगी। और इस सभा को हम लोग कहते हैं स्टेट्स जनरल की सभा। अभी लिखने में ध्यान नहीं तो सिर्फ सुने रहो। स्टेट्स जनरल की सभा बुलानी पड़ेगी। तुम जानो राजा कितने निरंकुश रहे होंगे। निरंकुश का मतलब होता है उनको लगाम नहीं थी। पहले ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो। देखो, राजा 175 साल बाद ये बैठक आयोजित हो रही थी दोबारा। इतने समय तक राजाओं ने सबको दबाए रखा था, लेकिन अब राजा की शक्ति उतनी बची नहीं थी, तो राजा ने यह बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति जारी की कि आओ भाई, टैक्स के बारे में थोड़ा हो। और टैक्स क्यों लग रहे थे? क्योंकि राजा की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। उसे बढ़ाने के लिए वो टैक्स लगाना चाहता था, और टैक्स लगाना चाहता था, तो उसके लिए उसने एक्साइज जनरल की सभा बुलाई। तो जब इसकी सभा बुलाई तो तीनों लोगों में आए। एक फ्रांस का एक जगह है फ्रांस में जिसका नाम है वर्साय। वर्साय जगह है, इसमें एक बढ़िया से भवन को एकदम सजाया गया, तैयार किया गया, और इसमें बुलाया गया सबको आओ। तो इसमें देखो क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट्स के 300 व्यक्ति आए, सेकेंड के भी 300 आए, और थर्ड के 600 व्यक्ति आए। बस समझ में आई? ये किसकी बात हो रही है? प्रथम स्टेट्स के 300, द्वितीय स्टेट्स के 300, और 600 आए। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा समझना तुम इसको। तीन 300 इसके थे, 300 इसके थे, 600 इसके थे। तुम लोगों को लग रहा होगा 600 से ज्यादा है, जो ये कहेंगे वही होगा, लेकिन उस समय ऐसा था नहीं। उस समय इन 300 आदमियों को राजा एक वोट मानता था। इनका एक वोट है, इनका भी 300 का, इनका भी एक मत है, और इन 600 का भी एक वोट होगा। बात समझ में आ रही है? जिनके तरफ ये दोनों तो मान लो अपनी तरफ हो जाते थे, इसके विरुद्ध ही अपना निर्णय बनाएंगे। सीधी सी बात है, सब लोग इसको ही दबाए थे, थर्ड स्टेज को। तो इस बार इन लोगों में जो चौथा वर्ग शामिल था, चौथा वर्ग बताया था, जो रेशम और ऊनी वस्त्रों के व्यापार से जिसने संपत्ति अर्जित की थी, वो पढ़े लिखे भी लोग थे। अच्छा, इन लोगों का सोचना था कि जो कुलीन है, कुलीन यही सामाजिक और आर्थिक उन्नति के बाधा हैं। इन लोगों का नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अब हर आदमी का एक वोट होना चाहिए। पहले पूरे यूनिट का एक वोट था, अब इन्होंने कहा नहीं, एक आदमी का एक होना चाहिए, यानी इसके भी 300 वोट होने चाहिए, इसके भी 300, और हमारे 600। वो इन लोगों ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। राजा ने कहा पगला के क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा ने क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर जाओ, हम तो चले भैया। इन्होंने विरोध में सभा छोड़ दी। इन्होंने विरोध में क्या किया? सभा छोड़ दी।
कहानी समझ में आ रही है? लिंक बना पा रहे हो कहां से कैसे हुआ? एक बार और रिपीट करें जरा, सुन लो। अच्छा एक बार और रिपीट करते हैं। देखो, फ्रांस के राजा ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी सेना भेज दी थी कहाँ? अमेरिका। अकाल पड़ गया, खजाना और खाली हो गया, महंगाई ज्यादा हो गई, तो राजा ने सोचा कि टैक्स लगाएं। लेकिन इन लोगों ने पार्लियामेंट में बहुत विरोध किया, तो राजा ने कहा ऐसा करे सभा बुला ले। 175 साल बाद उन्होंने सभा बुला ली राजा ने। तो सभा के पुराने रूल के अनुसार इसका एक वोट, इसका एक वोट, इसका एक वोट होना चाहिए। लेकिन इस बार इन्होंने विरोध किया, इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। तो इस तरह से ये लोग खपा हो गए। राजा ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, एक ही वोट रहेगा, पहले वाली नीति चलेगी। इन्होंने कहा ऐसा होगा तो हम इस सभा में है ही नहीं, समझो हम जा रहे हैं। गुस्सा होके चले आए। एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस जानते हो, टेनिस खेला जाता है। एक टेनिस कोर्ट का एक मैदान था, और इस मैदान में ही ये 600 आके क्या हुए, यहीं पे आके 600 के 600 जमा हो गए। अब 600 के 600 यहीं पे जब जमा हो गए, 600 के 600 यहीं आके जमा हो गए। अब ये 600 मत गिनना, ये 600 नहीं है तो कितने 5 ही हैं। अरे 600 है, एक आदमी 100 का 100 समझ लेना, ठीक है। 600 व्यक्ति यहां आके जमा हो गए, और यहां पे ही क्रांति की चिंगारी लगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां आके एक शपथ खाई, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। अभी हम जब लिखाएंगे तब ये कहानी तुम्हारे दिमाग में छपेगी। इन्होंने एक कसम खाई कि भाई देखो, हम यहां तब तक नहीं उठेंगे यहां से। एक अपनी एक सभा बनाई इन्होंने, उस सभा का नाम धरा नेशनल असेंबली। इन्होंने अपनी एक सभा बनाई, उस सभा का नाम धरा नेशनल असेंबली। और यहां पे आके इन्होंने कसम खाई कि हम लोग यहां तब तक नहीं उठेंगे जब तक राजा की शक्तियों में कमी वाला संविधान नहीं बना लेते। यानी अपना एक संविधान बनाने की इन्होंने बात कर दी, और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। यानी राजा को चुनौती दे दी कि अब भाई हम अपना संविधान बनाएंगे, और राजा को ये मानना पड़ेगा। तो बताओ, राजा इसे बर्दाश्त करेगा? ऐसी बात को बर्दाश्त करेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा। ये सब घटना जो थी, ये घटना थी 5 मई। ये घटना जो थी, ये थी 5 मई 1789। खड़े हो गए आगे, नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, जब ये टेनिस कोर्ट में जमा हो गए, सब हो गए, जब लोगों को पता चला, इन लोगों को पता चला, इन लोगों को जब पता चला कि अरे उन लोगों ने बाहर आके एक नया संविधान बनाने की कसम खाई है, तो ये लोग भी आंदोलित हो उठे। अब पूरे पेरिस में ये आंदोलन क्या धीरे धीरे फैल गई। सबको लगने लगा वो 600 आदमी जो बैठे हैं वो हमारे हित की बात करेंगे और अच्छी बात करेंगे। अब देखो, इधर जब पूरे पेरिस में आग फैल गई, तो राजा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। राजा ने अपनी सेना सुसज्जित की और भेज दी कहां, इन लोगों को हटाने के लिए। राजा ने अपनी सेना भेजी। इधर पेरिस जो था, पूरे पेरिस, अच्छा फ्रांस में ही एक, फ्रांस की इस समय राजधानी है, इसका नाम है पेरिस। इसका नाम है पेरिस। फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। तो राजा ने पेरिस में अपनी सेना भेज दी। इधर सारी भीड़ आके उन 600 आदमियों के आसपास इतनी इकट्ठी हो गई, बहुत ज्यादा, जिसने सेना को अंदर जाने नहीं दिया। और राजा में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो हजारों लोगों को कत्ल करके इन लोगों को भगाए। पूरी भीड़ इनके आसपास आ गई। अब समझो क्या हालात हुए होंगे उसमें, घेरे में। ये लोग अंदर, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और भीड़ ने इनका समर्थन कर दिया।
भीड़ ने समर्थन कर दिया। राजा के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो क्या करे, इन लोगों को या हजारों को कत्ल करके इनको हटाए। हाँ, अगर लुई 14वां होता, लुई 14, तो वो ये काम कर देता। वो बड़ा ही भयंकर राजा था। ये लुई 16 थे, इन पे इतना भरोसा नहीं था अपने आप पे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई वापस आ जाओ। इन्होंने सेना को अंदर घुसने के आदेश नहीं दिए। अब देखो, इसी बीच क्या हुआ, फ्रांस में एक और कड़ाके की ठंड के कारण फसल फिर बर्बाद हो गई। सुनो कैसे कैसे स्टोरी धीरे धीरे आएगी क्रांति की ओर। अब जब फसल बर्बाद हुई, फसल बर्बाद हो गई, जब फसल बर्बाद हो गई तो जो वहां पहले बेकरी होती थी और पाव रोटी, जानते हो पाव रोटी वहां बिकती थी, बेकरी। इस समय हम लोग बेकरी जाते हैं केक लेने, तो वैसी वहां बेकरी होती थी, पाव रोटी बेचती थी और वो लोग गरीब लोग लेते थे। जब फसल कम हुई तो जाहिर सी बात है अब अनाज कम हुआ, अनाज कम हुआ तो अब खाने पीने की सामानें कम है, तो बेकरी वाले भी माल इकट्ठा करने लगे, माल इकट्ठा करने लगे। घंटों की लाइन में लगी हुई वहां औरतें मिली, जैसे कि एक बेकरी की दुकान पे घंटों औरतें लगी हैं, उन्हें मिली नहीं सही सामान, तो उन्होंने धावा बोल दिया, दुकानें लूट डाली। समझ में आ रहा है क्रांति कैसे होती है? धावा बोल के दुकानें लूट डाली। अब स्थिति और भयानक होने वाली है, दुकानें लूट गई। अब तब तक किसी ने आके धीरे से अफवाह और फैला दी कि राजा विदेशी सेना की सहायता से, राजा क्या करने वाला है, विदेशी सेना की सहायता से आंदोलनकारियों की हत्या करवाना चाहता है, क्रांतिकारियों इनकी। राजा हत्या करवाना चाहता है, किसी ने अफवाह फैला दी। और दूसरी अफवाह यह फैलाई कि राजा ने किराए के लठेतों और उनको बुलाया है, गुंडों को, कि आओ और इनकी पकी हुई किसानों की जो फसल है वो बर्बाद कर दो। दो खतरनाक अफवाहें फैली। अब जो गांव वाले थे, जो देसी गांव वाले, उन्होंने भी अपना तैयारी की, उन्होंने अपने कुदाले और बेलचे निकाले। इधर में से भी स्टार्ट होने लगा है, उधर से अब्बा मिली, इन्होंने बेलचे को निकाले और जाके जो गांव गांव में महल वो बने थे, जैसे किले बने थे, उन किलों पे धावा बोल दिया। इन्हें अफवाह मिली, इन्होंने उठाए बेलचे और मिलके धावा बोल दिया। जब किलों पे धावा बोल दिया, समझ में आ रही है स्टोरी? इन्होंने क्या किया, किलों पे धावा बोल दिया, और किलों पे धावा बोल के जितने भी इनके टैक्स वाले जो दस्तावेज थे, लगान वाले, लगान जानते हो, लगान मूवी देखी? हाँ, लगान मूवी में जो टैक्स होता है उसी को लगान कहते हैं। लगान वाले सारे दस्तावेज क्या कि इन्होंने जला दिए और किलों की तोड़ फोड़ डाला। अब जिससे ये वर्ग बेचारा किलों में ही रहता था, ये वर्ग बड़ा डर गया, और डर गया तो ये अपनी जमीनें छोड़ छाड़ के विदेश भागने लगा। ये वर्ग भागने लगा, ट्रांसफर होने लगा। अब इस वर्ग ने अपना ताकत लगाई। तो तुम्हें समझ में आ रहा कैसी कैसी घटनाएं रही होंगी वहां, क्या हाल रहा होगा। धीरे धीरे कैसे देखो, धीरे धीरे बढ़ रही है घटना, क्रांति धीरे धीरे हो रही है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये लोग भी क्या करने लगे, भागने लगे। क्रांति स्टार्ट हो गई। हाँ बिल्कुल। अब एक और बात, एक किला था, बास्तील का किला। किले का नाम क्या था? बास्तील का किला, जो राजा की शक्ति और राजा की निरंकुशता का प्रतीक था। बास्तील का किला बहुत ही पावरफुल किला राजा के लिए माना जाता था, उसकी शक्ति का प्रतीक था। अब शक्ति का प्रतीक था तो फिर गांव वाले गुस्सा गए। उन्होंने उस किले की एक एक ईंट उखाड़ डाली, पूरे किले की वजह से उसमें जो बंदी थे उन्हें आजाद कर दिया। किले की एक एक ईंट उखाड़ डाली। और दूसरी बात सुनो, उसे भी बेच दिया तुरंत। जो उस घटना को याद रखना चाहते थे उन्होंने खरीद लिया। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से
किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। अब राजा डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा, बिल्कुल डरा। राजा डर गया। राजा ने देखा कि ये भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो राजा ने क्या कहा, इस नेशनल असेंबली को मान्यता दी। तो ये 5 मई को इकट्ठा हुई थी और 4 अगस्त कितना 4 अगस्त 1789 में इसको मान्यता दी गई। और इसने तुरंत क्या किया, एक कानून पारित किया जिसने इसके और इसके विशेषाधिकारों को समाप्त करवाया और कहा कि ना टाइप पड़ेगा और ना पड़ेगा सामंती टैक्स। इन दोनों के विशेषाधिकारों को समाप्त करवाया। कहता भैया राजा टैक्स लेता है, बोले ये काहे के बने हैं, ये क्यों टैक्स लेते हैं? बात समझ में आया? राजा टैक्स लेता है तो राजा थोड़ा थोड़ा, राजा को तो देंगे, थोड़ा वक्त दे देंगे, लेकिन ये काहे के लिए टैक्स ले रहे हैं? आप समझो, पादरी वर्ग की जितनी भी चर्च की आधिपत्य जो जमीनें उन्होंने कब्जा किए थे, उन जमीनों को भी छीन लिया गया। क्रांति ऐसे होती है। बदलाव आया, बदलाव आया कि नहीं आया? आया, मजे से आया, जबरदस्त बदलाव आया। इनकी जो जमीनें थी चर्च वाली, इन्हें छीन लिया गया, वो राज्य में मिला ली गई। कुलीन तो पहले ही आधे से ज्यादा भाग चुके थे। उन्होंने कहा भागो, यहाँ तो ईंटें उखाड़ के बेच दे रहे हैं, हमें तो पता नहीं क्या करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से नेशनल असेंबली को मान्यता मिली और नेशनल असेंबली ने एक कानून तुरंत पारित किया इस रात को, 4 अगस्त की रात को, जिसमें इनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। राजा को भी, उसकी भी शक्तियां कम कर दी गई, राजा की भी, और ऐसा सब कुछ किया गया। और इसके बाद इन्हीं नेशनल असेंबली ने 1791 में एक संविधान तैयार कर दिया। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है। अभी देखो फ्रांस की कहां कहां गोथे मारे। कभी नेपोलियन का नाम सुना है? अभी नेपोलियन आएगा, जैकोबियन आएंगे, नेपोलियन आएगा। फ्रांस की क्रांति अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी और आगे तक जाएगी। तो इतनी कहानी तुम्हें समझ में आई क्या? एक बार रिपीट करें शॉर्ट में। देखो क्या हुआ था। पहली घटना थी कि, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रांस की घटना थी। फ्रांस का एक राजा था और राजा का नाम था लुई 16। अब लुई 16 जो 16 राजा था, वो बहुत विलासितापूर्ण जीवन जीता था, मजे में। उसे अपनी जनता की कोई लेना देना नहीं था। अब लुई 16 की एक रानी थी जो ऑस्ट्रिया से शादी होके आई थी, जिसका नाम था मैरी एंटोनेट, और वो भी ऐसी थी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, तो राजा नंबरी और रानी 10 नंबरी। वैसा कांड था इसमें। अच्छा, रानी और राजा तो विलासितापूर्ण थे ही, पादरी वर्ग वो भी मजे ले रहा था, कुलीन वर्ग वो भी मजे ले रहे थे, और ये बेचारे घिट रहे थे। इसी बीच एक नया वर्ग आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। इसमें पढ़े लिखे लोग थे जो राजा की शक्तियों को नहीं मानते थे और ना ही इनकी पादरी और इनकी शक्तियों को मानते थे। वो विदेशी व्यापार करते। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो विदेशी व्यापार करते, उन्हें धन काफी आ गया था। अब जिसके पास पैसा आ जाता है वो अपनी स्थिति को ऊपर उठाना चाहता है, चाहता है कि हमारी सामाजिक स्थिति थोड़ी ऊपर उठे। तो ये कांड हुआ था। इसके बाद इन्होंने थोड़ी गलती भी कर दी। इन्होंने दुश्मन से बदला लेने के लिए अपनी सेना भेज दी थी, इसकी मदद करने के लिए अमेरिका, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई। और इसके बाद अकाल भी पड़ गया। अभी बहुत से कारण हुए जिससे के कारण राजा विवश हो गया कि इनके विशेषाधिकार समाप्त करे, लेकिन इन्होंने मना किया। इन्होंने कहा पार्लियामेंट में हंगामा किया। इसके बाद राजा ने कहा कि जनरल स्टेट्स की सभा बुलाई जाए। तो जब सभा बुलाई तो यहाँ पे असली कांड हुआ था। राजा चाहता था कि प्रत्येक वर्ग को एक वोट हो, लेकिन जबकि ये थर्ड स्टेट्स वाले कह रहे थे, ये कह रहे कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट हो। ठन गई। इन्होंने बाइकआउट कर दिया और आके टेनिस कोर्ट में क्या किया, इकट्ठे हो गए आके, और इन्होंने क्या अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया।
और कहा कि अब हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें राजा की शक्तियों की कटौती होगी, साथ ही साथ इन वर्गों की भी शक्तियों में कटौती होगी। इनके समर्थन के लिए पेरिस की भीड़ इकट्ठा हो गई और इनका समर्थन जोर तोर से करने लगा। हाँ, अगर पेरिस की भीड़ ना इकट्ठी होती तो राजा इनको लाते मार मार भगा देता, भगा देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेरिस की भीड़ ने समर्थन कर दिया। फिर 2-4 घटनाएं ऐसी हुई जिसने क्रांति के आग में घी डाल दिया। जैसे कि एक बास्तील का किला वाली घटना, किला की ईंट तक बेच डाली, हटाओ। हाँ, और दूसरी बात थी कि अफवाहें फैली गई कि राजा विदेशी लोगों को बुला रहा है, या अपने वो अफवाह थी या सत्य था वो आज तक पता नहीं चला है, लेकिन अभी कहा अफवाह ही जाता है। तो जिससे गुस्साए लोगों ने किलों पे हमला कर दिया। कुलीन वर्ग बेचारे अपनी संपत्ति छोड़ के भागने लगे और राजा को झुकना पड़ा। और एट लास्ट क्या हुआ, नेशनल असेंबली को राजा ने मान्यता दी और नेशनल असेंबली एक कानून पारित किया जिससे इनकी शक्तियों में कटौती हुई। यहां तक क्लियर हुआ। अब नेशनल असेंबली क्या झमेला करेगी और कैसे नेशनल असेंबली के बाद जैकोबियन क्लब आएगा और जैकोबियन क्लब के बाद इसके बाद 5 डायरेक्टरी की कानून आएगा और इसके बाद हमारा नेपोलियन बोनापार्ट आएगा। ये धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति का ही हिस्सा है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है।